आते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, प्रैक्टिकल जैसे आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं साइकोलॉजी में तो हम पर्टिकुलर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो जो आज का प्रैक्टिकल है उसकी हेडिंग आपने लिखी मूलन लायर इल्यूजन या मूलन लायर भ्रम। ठीक है, मूलन लायर भ्रम में अब आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, वो आप नोट करते हुए चलिए, मैं आपको लिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बोल रही हूँ आपको, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज औसत त्रुटि विधि द्वारा प्रयोज्य की मूलर लायर भ्रम सीमा का अध्ययन करना। औसत त्रुटि विधि द्वारा प्रयोज्य की मूलर लायर भ्रम सीमा का अध्ययन करना। ओके, इसी को इंग्लिश में हम लिखेंगे तो टू स्टडी द एक्सटेंट ऑफ मूलर लायर इल्यूजन थ्रू मेथड ऑफ एवरेज एरर। ठीक है, टू स्टडी द एक्सटेंट ऑफ मूलर लायर इल्यूजन थ्रू द मेथड ऑफ एवरेज एरर। ये आपका हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मूलर लायर इल्यूजन होता है, उसमें दो तरीके की लाइंस का यूज होता है। एक होता है फेदर हेडेड लाइन, आपको ये मेरे आपको जो कैमरा दिख रहा होगा उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है इसमें एरो हेडेड है, इसको हम बोलते हैं एरो हेडेड लाइन। एरो हेडेड लाइन मतलब जिसके जो कॉर्नर्स हैं, जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं, वहां पे एरो बना हुआ है। एरो कब होता है, ऐसे होता है ना, एरो आगे को तीखा होता है, आगे को मतलब उसमें ये इस तरीके के अंदर की लाइंस होती है, ये होता है एरो। तो एरो हेडेड ये होगा। और अगर हमें इसको कवर कर दूं तो यहाँ पे आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, इसमें जो एरो है बाहर की तरफ को बना हुआ ना, इसको हम बोलते हैं फेदर हेडेड लाइन। तो यहाँ पे दो तरीके की लाइंस की बात हो रही है, एरो हेडेड लाइन, फेदर सॉरी फेदर हेडेड लाइन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सी एरो हेडेड लाइन है, कौन सी फेदर हेडेड लाइन है, क्योंकि ये टर्म जो है आपके पूरे प्रैक्टिकल में यूज होगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज एरो हेडेड लाइन एंड दिस इज फेदर हेडेड लाइन। क्लियर? तो हमारा जो हाइपोथेसिस बनेगी वो इसी के बेस पे बनेगी, क्योंकि हमारा इल्यूजन कहता है कि हमारा जो इल्यूजन है, इल्यूजन की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि फेदर हेडेड लाइन को हम एरो हेडेड लाइन की अपेक्षा बड़ा देखते हैं। तो ये हमारी थ्योरी है, तो इसलिए हम हाइपोथेसिस इसी को बेस बना के बनाएंगे। तो हमारी हाइपोथेसिस कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि प्रयोज्य को पंख रेखा तीर रेखा की अपेक्षा बड़ी दिखाई देने का भ्रम होगा। तो सब्जेक्ट वुड हैव अ इल्यूजन ऑफ बिगर फेदर हेडेड लाइन एज कंपेयर टू एरो हेडेड लाइन। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख दीजिएगा। जैसे आपने लिख दी, उसके बाद आप वेरिएबल्स लिखेंगे। वेरिएबल्स का अक्सर हम यहाँ पे दो प्रैक्टिकल में दो तरीके के ही वेरिएबल लिखवाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको स्वतंत्र बोलते हैं, या दूसरा जो वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम आश्रित चर भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी प्रैक्टिकल या जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें वो वेरिएबल होता है जिसको हमारा एक्सपेरिमेंटर या हम जो होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं और उसके इफेक्ट को हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब उसमें हम चेंज ला रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि क्या जो हमने चेंज किए उससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक है, तो वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जो कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स होगा, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते है ना, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हम उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मैनिपुलेट दैट वेरिएबल। तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा इस कंडीशन में क्या होगा, हम किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारे पास क्या है मैनिपुलेट करने के लिए, किसका इफेक्ट देखकर करने को दूंगी किसी सब्जेक्ट को, तो मैं उसको क्या चीज मैनिपुलेट करके दूंगी, ये जो अपैरेटस है इसमें मैं ये मेरे पास है ना, ये अपैरेटस मेरे हाथों में है कि मैं ये जो कांस्टेंट स्टिमुलस है, स्टैंडर्ड स्टिमुलस है, उसको कितना रखती हूँ, कितना देती हूँ, कैसा पोजीशन में इस इंस्ट्रूमेंट को मैं रखती हूँ, कहाँ से मैं करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देती हूँ, ये फेदर हेडेड लाइन, ये एरो हेडेड लाइन मेरे हाथों में है, मैं इनको कैसे मैनिपुलेट करती हूँ या उसको करने के लिए देती हूँ सब्जेक्ट को। तो ये हमारे, मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ उसको, एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, फेदर हेडेड लाइन एंड एरो हेडेड लाइन, ये हमारे लिए क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई इस स्टडी में। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया कि जो परसेप्शन है हमारे प्रयोज्य का, यानी कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, वो कब इसको बड़ा देख रहा है, कब इसको छोटा देख रहा है, ये मेरे हाथों में नहीं है, वो उसके हाथों में है। तो दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप लिखेंगे फेदर हेडेड लाइन एंड एरो हेडेड लाइन। ठीक है, फेदर हेडेड लाइन एंड एरो हेडेड लाइन, या फिर आप हिंदी में लिखेंगे पंख रेखा एवं तीर रेखा। और डिपेंडेंट वेरिएबल में आप लिख लीजिए, वैसे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेप्शन ऑफ लेंथ ऑफ जो ये लाइन है आपकी, लेकिन आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप लिख दीजिए प्रयोज्य की प्रतिक्रिया या फिर रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब टूल्स आपको पता है यहाँ पे टूल्स क्या क्या यूज हो रहा है। एक तो आपका यूज हो रहा है मूलर लायर अपैरेटस,
मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ जाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल्स क्या है। मोलर लायर बोर्ड, दिस इज मोलर लायर बोर्ड। ये आपको दिख रहा है ना, इस टूल को, इस अपैरेटस को आप अच्छे से देख लीजिए। ये अपैरेटस दिख रहा है आपको, दिख रहा है? यस मैम। ओके, इसमें आप देखिए नीचे से एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर पे ये जो दो यहाँ पे रॉड हैं ये लगी हुई है, फिर ऊपर से एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में कुछ लाइंस ड्रॉ की गई है, और यहाँ पे स्लाइड करने के लिए एक अलग से बोर्ड है जो इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैं आपको इसका बैक साइड दिखाऊं तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटर आप हैं और आप इसको सीख रहे हैं तो आपको इसका बैक साइड भी पता होना चाहिए। तो बैक साइड में यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में यहाँ पे लेंथ होती है, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से, दोनों साइड से इसमें 0 से लेके आपका मतलब पूरी लेंथ स्केल में जितना भी वैल्यूज है वहां तक की लेंथ बनी होती है। तो इसको इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटर को पता होता है, इसको हम सब्जेक्ट को नहीं दिखाते हैं कि पीछे क्या है, कितने सेंटीमीटर की लाइन है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस सब्जेक्ट को ये सब चीजें नहीं बताते हैं। हम जब सब्जेक्ट को ये इंस्ट्रूमेंट देंगे तो हम उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम आपके साथ एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं और आपको क्या करना होगा कि आपको हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको उनको फॉलो करना है और आपको देखना है कि आप इन दो लाइंस में जो जो हम आपको इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे वो आपको करना है। तो इससे हम आपका कुछ अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि आप पीछे से मेजर करोगे, क्या चेंज करोगे, क्या आप प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप बता दोगे तो पहले से बायस्ड हो जाओगे आप, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो पहले से बायस्ड हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट इफेक्ट होगा। इसलिए हम जब भी हम साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल कराते हैं तो पूरी जानकारी हम नहीं देते हैं, डिटेल नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ बताते हैं कि हाँ हम साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसमें हमारे आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको उनको फॉलो करना होगा और आपके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, वो एक एक्सपेरिमेंट पर्पज से यूज होने वाले हैं और आपके अगर कंसेंट है तभी हम इस प्रैक्टिकल को आप पे करेंगे। तो ये आपके बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप देते हैं, ठीक है। तो यही आपको करना होता है। तो आपने टूल्स लिख दिए, टूल्स में आपका मोलर लायर बोर्ड आ गया, पेन पेंसिल आ गया, पेपर आ गया, रिस्पॉन्स शीट आ गई, जो आप रिस्पॉन्स लिखेंगे एक पेपर में टेबल बना के वो आपका आ जाएगा। बाकी पेन पेंसिल से आप लिखेंगे वो आ जाएगा और ये आपका अपैरेटस आ जाएगा। इसके अलावा इसका एक मैनुअल होता है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैनुअल ऑफ द अपैरेटस, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप लिखते हैं सब्जेक्ट की प्रोफाइल, जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप इस पर्टिकुलर एज ग्रुप पे आप करेंगे, आप अलग अलग एज ग्रुप के लोगों पे भी करके उन पे कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आप एटलीस्ट इतना व्यक्ति होना चाहिए जो समझदार हो, ऐसा नहीं कि 2 साल के बच्चे पे तो उसको कर नहीं सकते, ठीक है। तो स्कूल जाने वाला भी अगर एक बच्चा है 4th 5th में पढ़ने वाला, तो वो समझ रहा है कि उसको क्या करना है, उस पर कर सकते हो, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े पे ही करे तो ज्यादा सही रहेगा। तो 6th क्लास का अगर एक बच्चा आप लेते हैं तो वो पर्टिकुलर उसका मेंटल लेवल इतना होता है कि आप उसके इंस्ट्रक्शन, आपके इंस्ट्रक्शन को वो समझ पाए। उससे अलावा अगर आप एडल्ट को लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर यहाँ पे है। तो आप किसी पे भी इसको कर सकते हैं, जो भी समझदार हो, जो व्यक्ति इसकी जो आपके इंस्ट्रक्शन को समझ पाए, उस पर आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिकॉशंस लिखते हैं। प्रिकॉशंस आपके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो ये ऑनलाइन मोड पे कराया जा रहा है, तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ उसको, फिर इसको मैं ही करूंगी, मैं करके आपको बताऊंगी कैसे होगा। लेकिन जब आप इसको सामने से करवाते हैं तो आप आपके आपके राइट साइड में आप सब्जेक्ट को बैठाते हैं, ठीक है, और उसके प्रॉपर आई डिस्टेंस पे इसको रखते हैं, जहाँ पे उसकी आई लेवल पे उसको ये लाइन जो है दिखाई दे, ठीक है, ऊपर भी ना हो ज्यादा, नीचे भी ना हो, आई लेवल पे ये बोर्ड आप रखेंगे उसके, और उतना ही आप टेबल को लेंगे। तो इस तरीके के कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना होता है। तो क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं? पहला प्रिकॉशन ये हो गया कि अपैरेटस वुड बी प्लेस्ड एट अ फिजिबल प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस पे रखें जो आई लेवल हो, फिजिबल डिस्टेंस हो, बहुत दूर नहीं हो, हाथ को ऐसे लंबा ना खींचना पड़े, बहुत पास में भी ना हो, तो एक पर्टिकुलर एक कंफर्टेबल पोजीशन पे इसको रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो प्रिकॉशन है वो आपको ध्यान रखना है कि सॉरी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका स्टैंडर्ड स्टिमुलस है, मानक उद्दीपक है, यानी कि ये जो तीर रेखा है, इसको आपको पहले से मेजर करके रखना है और पूरे एक्सपेरिमेंट में इसको कांस्टेंट रखना है। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड स्टिमुलस को आप बार बार चेंज कर रहे हैं या उसकी लेंथ जो है अलग अलग रख रहे हैं, इसको आपको पहले से मेजर करके रखना है और वही आपके एक्सपेरिमेंट में आपको यूज करनी है। फिर थर्ड जो आपका प्रिकॉशन है वो ये आ जाएगा कि आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने हैं अपने सब्जेक्ट को पहले से, कि उसको क्या करना है, क्या वो आप जो बताएंगे उसको किस तरीके से फॉलो करना है, इंस्ट्रूमेंट में उसको क्या करना है उसको करके बताएंगे, ठीक है। रफ ट्रायल आप उसको दे सकते हैं, कुछ फ्री ट्रायल्स, तो तब उसको प्रॉपर समझ में आएगा कि आखिर उसे करना क्या है, उसको आप कंफर्टेबल बनाएंगे, ठीक है, रैपो बिल्डअप करेंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने राइट साइड में उस सब्जेक्ट को बैठाएंगे, ठीक है, राइट साइड में बैठा के उसको करवाएंगे क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। फिर देन जो सब्जेक्ट है उसको आप एक बार का जो ट्रायल है उसमें आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको बोलेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें जो स्टैंडर्ड स्टिमुलस है इसको देते हैं सब्जेक्ट को और उससे बोलते हैं कि आप इसको स्लाइड करके ये जो फेदर हेडेड लाइन है इसको इसके बराबर करिए,
ठीक है, जहां पे आपको लग रहा है कि ये इसके बराबर हो गई वहां पे आपको स्टॉप होना है। और ऐसा नहीं कि कभी अंदर कभी बाहर करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि बाहर की तरफ चलना है तो बाहर की तरफ ही चलना है, अंदर की तरफ चलना है तो अंदर की तरफ ही चलना है। ठीक है, तो उसको आप ये करने को देते हैं, और जब वो इक्वल कह देता है, बोलता है कि हाँ इक्वल है, तो आप क्या करते हैं, पीछे से लेंथ को मेजर कर लेते हैं कि उसने ये वाली जो लेंथ है इसको कितना बताया, कितना देखा। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, सॉरी जो ये टाइम है उसको मैनेज करने का आपको पूरा देना है। ऐसा नहीं है कि हाँ जल्दी से करो, जल्दी फटाफट खत्म करो, ऐसा नहीं बोलना है। उसको बोला आपने रेडी कि आप स्टार्ट करिए, आपको आउटवर्ड लेकर जाना है, तो वो जब भी बोलेगा खुद ही बोलेगा। ठीक है, तो और अगर वो गड़बड़ कर रहा है, बार बार अंदर बाहर कर रहा है, तो आपको उसको रोक के दोबारा से ट्रायल को स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कभी अंदर कभी बाहर। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, पीछे मेजर करने के लिए प्रॉपर कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा होगा, प्रॉपर ये होता है स्केल जो आप स्लाइड बोर्ड कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ से अगर आपको मेजर करना है तो ये यहाँ से मेजर होगा। अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे, अगली बार हम बोर्ड को चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ से भी मेजर होगा। तो यहाँ से भी 0 होता है, यहाँ से भी 0 होता है, और यहाँ से आप देख लेते हैं कि कितनी लेंथ आई है। ठीक है, तो ये नोट करने के लिए आपका हो जाता है। फिर इसके बाद आपका इसमें आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो भी मैंने आपको बताए वो आप लिखेंगे। मैं हिंदी में इसकी फोटो आपको भेज दूंगी, आप उसको पर्टिकुलर अगर इंग्लिश वाले हैं तो आप थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिएगा। प्रोसीजर आपको बता ही दिया मैंने क्या करना है, प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर प्रॉपर जो है वो आप लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं रिजल्ट पे। ठीक है, रिजल्ट से पहले मैं एक आपको इसका डेमो कराना चाहूंगी, यानी कि हम एक सब्जेक्ट को लेंगे यहाँ पे, और उस सब्जेक्ट से हम इस प्रैक्टिकल को कराएंगे। ठीक है, कौन इंटरेस्टेड है, कौन करना चाहेगा, कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है? मैम नहीं, हर्षित जोशी। हर्षित जोशी, अच्छा ठीक है, फिर हर्षित आपको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आउटवर्ड का मतलब है कि ये आपका स्टैंडर्ड स्टिमुलस है, और मैंने आपको बोला कि आपको राइट आउटवर्ड मूवमेंट करना है, तो आप इसको राइट साइड में आउटवर्ड को लेकर खींचते हुए जाएंगे, और जब आपको लगेगा कि ये स्टैंडर्ड स्टिमुलस और ये कंपेरेबल स्टिमुलस बराबर हो गया है, तो आप स्टॉप कर देंगे और बोल देंगे कि आई हैव डन। ठीक है, या फिर स्टॉप बोल देंगे आप। तो इस तरीके से आप राइट आउटवर्ड। अब राइट इनवर्ड क्या होता है, जब मैंने आपको इस तरीके से सिचुएशन दी और आपको बोला कि आपको राइट इनवर्ड मूवमेंट करना है, राइट साइड से इनवर्ड लेकर आना है और इसको इसके बराबर बनाना है, तो मैं आपको इसको बाहर को करके दूंगी और आपको बोलूंगी अंदर को मूवमेंट करिए, राइट इनवर्ड मूवमेंट करिए। तो आप राइट साइड से इसको अंदर को लेकर आएंगे, और जहां पे आपको लगेगा कि इक्वल हो गया वहां पे आप स्टॉप बोल देंगे, फिर मैं इसको मेजर कर लूंगी। इसी तरीके से लेफ्ट इनवर्ड और लेफ्ट आउटवर्ड मूवमेंट होगा। लेफ्ट इनवर्ड और लेफ्ट आउटवर्ड कैसे होगा, ये जो बोर्ड है ये ओपन हो जाता है, तो हम इसको सब्जेक्ट को नहीं बताते हैं कि हमने इसमें कुछ चेंज किया है, हम एक पर्दे की हेल्प से या कोई हिडन मतलब बोर्ड से इसको हाइड करके रखते हैं और इसकी कंडीशन को चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे लेकर आ जाते हैं, और स्क्रू की हेल्प से हम इसको यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रूज होते हैं जिससे हम इसको पर्टिकुलर अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। इक्वल टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, सीधा रखना है हमें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए मैम यू आर नॉट विजिबल। मैम स्क्रीन ही आ रही है खाली वो वाली। बाकी को भी नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है आप लोगों को, बाकी लोगों को दिख रहा है। यस मैम। हाँ। अब आप देखिए कि आप इसको पिन कर लीजिए, स्पॉटलाइट में कर दीजिए। तो अब ये आप अब जो ये वाला पोर्शन है ये आपके लेफ्ट में आ गया होगा। तो लेफ्ट आउटवर्ड क्या हो गया आपका, आपको इसको बाहर की तरफ लेकर जाना है, और जैसे ही बाहर को लेकर जाएंगे तो जैसे आपको लगेगा कि ये बराबर हो गया तो आप इसको स्टॉप बोल देंगे। लेफ्ट इनवर्ड मूवमेंट जब मैं बोलूंगी तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से मैंने आपको ऐसे करके दे दिया, दूर करके दे दिया, और आप इन्वर्ट करते हुए इसको अंदर को लेकर जाएंगे धीरे 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 धीरे, और जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ ये बराबर हो गया वैसे आप स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो आपको जैसा इंस्ट्रक्शन देना है वैसे ही आपका सब्जेक्ट जो है करेगा। जब आप राइट आउटवर्ड बोलेंगे तो ये राइट साइड में होना चाहिए, ये जो आपका स्लाइड आप कर रहे हैं कंपैरेबल स्टिमुलस ये राइट साइड में होना चाहिए और इसका मूवमेंट राइट आउटवर्ड होना चाहिए। जब मैं इनवर्ड बोलूंगी तो आपका इसका मूवमेंट इनवर्ड होना चाहिए, और जब मैं लेफ्ट आउटवर्ड बोलूंगी तो ये आपका लेफ्ट साइड को होना चाहिए, ताकि तभी वो लेफ्ट आउटवर्ड करेगा। और जब मैं लेफ्ट इनवर्ड बोलूंगी तो ये बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आउटवर्ड बोल रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को इस तरीके से इसको करके देंगे, मतलब बिल्कुल चिपका के देने की जरूरत नहीं है, कभी आप इतना कर दीजिए कभी आप इतना कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए उसको, मतलब बराबर नहीं रखना है, मतलब उसको थोड़ी औसत देनी है कि वो इसको सही करे। ठीक है, आपने ऐसे दिया तब वो आउटवर्ड करेगा, और जब आप इनवर्ड मूवमेंट बोल रहे हो तो आप इसको कहीं यहाँ पे रख के देंगे तब वो इनवर्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, वैसे ही राइट साइड में भी, तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपैरेटस को देना है, और देन जो सब्जेक्ट है वो आपका उस तरीके से उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। तो जो हमारा मॉडल है उसमें पहले राइट आउट है, फिर लेफ्ट आउट है,
फिर राइट इन है, फिर लेफ्ट इन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक वो दिखा देती हूँ स्क्रीन में कि कैसे हमारा जो टेबल है, रिजल्ट टेबल, वो बनेगा। नो बनेगी। ये थोड़ा सा आपको अभी डल दिख रहा होगा इसमें, दूसरी इमेज खुलती होती है। उस टेब मैंने आपको वैसे ग्रुप में भी डाल दिया है पीडीएफ, तो उसमें वो आपको वैसे भी भेजना ही था मैंने। तो इसमें जो टेबल आपको दिख रही है ये आपकी रिजल्ट टेबल है। तो ठीक है, इस तरीके से आपकी एक डेटा टेबल बनेगी, दो टेबल बनेंगी आपकी, एक तो ये टेबल बनेगी और एक और टेबल बनेगी। इस टेबल में आपने ऊपर लिखा है डायरेक्शंस, फिर यहाँ पे लिखा है ट्रायल नंबर, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक बार में 10 ट्रायल आपको करने, और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है मीन। ठीक है, और यहाँ पे आपका पहला मूवमेंट लिखा है राइट आउट, दूसरा लिखा है लेफ्ट आउट, फिर लिखा है राइट इन, फिर लिखा है लेफ्ट इन। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से 4 बार आप ट्रायल करेंगे, एक बार राइट आउट को करवाएंगे, एक बार लेफ्ट आउट को करवाएंगे, फिर आपका राइट इन को करवाएंगे, फिर आपका लेफ्ट इन को करवाएंगे। तो एक बार राइट आउट की कंडीशन है, फिर लेफ्ट आउट की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं किया गया है डिजाइन को, जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि अलग अलग डिजाइन यूज होते हैं, ए बी बी ए बी ए बी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में करवाया जा रहा है, क्योंकि बीइंग अ बीए स्टूडेंट आप उतना ज्यादा उस रिसर्च कंडीशंस को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप हायर लेवल में होते तो थोड़ा सा आपको इसको कॉम्प्लेक्स बना के करवाया जाता, ये इजी में करवाया जा रहा है। तो हर्षित को मैंने एज अ सब्जेक्ट लिया है, तो इसी डिजाइन को यूज करते हुए मैं हर्षित को इंस्ट्रक्शन दूंगी। तो सबसे पहले मैं हर्षित के राइट साइड में इस कंपेरेबल स्टिमुलस को रखूंगी। अभी ये लेफ्ट हो रखा है, तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिजाइन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे पहले लेफ्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसको खोल के फिर लगाना पड़ेगा ना, तो टाइम बहुत जाएगा। तो पहले हम लेफ्ट आउट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट आउट यूज करते हैं। तो हर्षित, मैंने आपको ये इंस्ट्रूमेंट रखा है आपके सामने, आप तो कर नहीं सकते, मैं करूंगी। तो सबसे पहले ये आपका एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस है। मैं लेफ्ट आउट को मूवमेंट करूंगी, और आपको बताना है कि जब आपको ये लाइन इस लाइन के बराबर लग जाएगी तो आप मुझे स्टॉप बोल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है अंडरस्टूड? मैम। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, स्टार्ट। ट्रायल 1 है। ठीक है, लेफ्ट आउट। और करना है? यस मैम। थोड़ा सा और स्टॉप। स्टॉप। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको टेबल दिखाई है, मैंने यहाँ पे कुछ एक रफ मेजरमेंट्स हमने जो पहले करे हुए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि आप इस एक्सपेरिमेंट को कर तो पाएंगे नहीं घर पे, इसलिए आपको ये जो डेटा है मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अब यहाँ पे समझने के लिए हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, तो मैंने ये मेजर कर लिया कि हर्षित ने फर्स्ट ट्रायल में जो कंपैरेटिबल स्टिमुलस है उसको कितना उसने देखा है। ठीक है, रुकिए। ठीक है, ओके, अगेन लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हमें एक ही बार में लेफ्ट राइट आउट, सॉरी, हम पहले लेफ्ट आउट कर रहे हैं, लेफ्ट आउट के हमें 10 ट्रायल करने होंगे, एक ट्रायल, दो ट्रायल, तीन ट्रायल, जो आपके टेबल में बना हुआ है ऐसे ही आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, अगेन लेट्स स्टार्ट। हर्षित बताइएगा। मैम स्टॉप। थोड़ा सा अंदर। थोड़ा अंदर करना था, चलिए अभी कर दे रही हूँ, क्योंकि हाँ आप ठीक बाहर है। हैं, मतलब ओके आप लोग स्टॉप। दूर हैं। हाँ अभी ठीक है। ओके, स्टॉप। ओके, ठीक है, तो ये हमारा था लेफ्ट आउट। ठीक है, अब मैं, क्योंकि 10 ट्रायल लेने का तो टाइम नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए आपको तीन तीन ठीक है मैम। हाँ, अभी दो दो तीन तीन ऐसे करवा देते हैं। अब हमें नेक्स्ट जो लेना है वो राइट आउट लेना है। तो राइट आउट लेने के लिए मैंने हर्षित से छुपा के ये काम करना है फिलहाल, अभी तो हर्षित को पता है, इसलिए हम यहीं पे कर लेते हैं। अपने ही घर का मामला है ना अभी। तो अभी ये जो आपका स्टैंडर्ड स्टिमुलस है ये इस साइड आ गया, और ये राइट साइड आ गया है, और आप राइट आउट का मूवमेंट करेंगे। तो राइट आउट का मूवमेंट करने के लिए मैंने ये ऐसे दिया सब्जेक्ट को, एंड मैंने बोला ओके स्टार्ट। तो हर्षित बताइएगा। मैम थोड़ा सा कैमरे से बाहर गया है रो। हाँ अब दिख अभी रहा ठीक। है? हाँ अभी ठीक है। ओके, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। ओके, स्टार्ट।
Stop, ma'am. Okay. Again, next trial. Start. Stop, ma'am. Stop. तो 2 ट्रायल ये हमने ले लिए। जब हम अब हम लेफ्ट इन को देख लेंगे। तो लेफ्ट इन के लिए मैं हर्षित को जब ये दूंगी तो मैं बाहर करके दूंगी। एंड अब हम लेफ्ट इन के ट्रायल्स को नोट करेंगे। लेफ्ट इन के ट्रायल में हम देखते हैं। ओके स्टार्ट। मैं अंदर की तरफ मूवमेंट करूंगी। कैमरे से बाहर है एक एरो। राइट। अब दिख रहा हाँ, अभी ठीक है। है। ओके तो मैं लेफ्ट इनवर्ड मूवमेंट करने वाली हूँ। स्टार्ट। Stop, ma'am. ओके Stop. ओके अगेन लेट्स स्टार्ट। Stop, ma'am. ओके मूवमेंट भी हम करेंगे तो हम इसको टर्न कर लेंगे और फिर हम बाहर से अंदर की तरफ लेकर आएंगे और इस तरीके से हम सारे ट्रायल्स को नोट करेंगे। ठीक है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंस आपके जो मेजरमेंट होगी उसमें आएगा। अभी फिलहाल मैं बता दूं कि जब मैं इनवर्ड मूवमेंट कर रही थी राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, सॉरी आउटवर्ड मूवमेंट जब मैं कर रही थी तो हर्षित ने जो हमारी स्टैंडर्ड लाइन है ना यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं ये हमारी जो स्टैंडर्ड लाइन है ये अप्रोक्सीमेटली जो होती है 15 सेंटीमीटर के इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। तो कई बार हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें ये लाइन 14.9 सेंटीमीटर की है, यानी कि आपका जो मानक उद्दीपक है वो है 14.9 सेंटीमीटर का। अब मैंने हर्षित को बोला कि आप इसको इसके बराबर बनाइए। तो जब मैं आउटवर्ड मूवमेंट कर रही थी, ठीक है, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी, तो हर्षित लगभग 10.2 10.5 10.8 इतने में इसको बराबर देख रहे थे। ठीक है और दूसरी चीज मैंने देखी जब मैं इनवर्ड मूवमेंट कर रही थी तो हर्षित ने 12 से अबव ही लिया है हमेशा। 12 पॉइंट समथिंग 13 और 12.8 ऐसे में आपने इसको परसीव किया है। ठीक है तो इनवर्ड मूवमेंट में आपने थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्यूरेसी के साथ देखा और आउटवर्ड मूवमेंट में आपने इसको थोड़ा और मतलब छोटा देखा है। मतलब आपने क्या किया, इसको अंडर एस्टिमेट किया, स्टैंडर्ड लाइन को इसको बड़ा देखा आपने। इसको मतलब रिजल्ट टेबल दिखाती हूँ। ये रिजल्ट टेबल आपको दिख रही है जो, इसमें आपने राइट आउट के 1 2 3 4 सारे ट्रायल्स को लिखा, फिर लेफ्ट आउट के सारे ट्रायल्स को लिखा, फिर राइट इन के सारे ट्रायल्स को लिखा, फिर लेफ्ट इन के सारे ट्रायल्स को लिखा। फिर जब आप मीन निकालेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला जो कॉलम बना हुआ है ये मीन का बना हुआ है। ठीक है तो मीन में आप क्या करेंगे, राइट आउट के सारे ट्रायल्स का मीन निकालेंगे। अभी आपने स्टैट्स की क्लास करी थी तो आपने मीन सीखा था। मीन में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द यूनिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है तो राइट आउट में आपने दिस प्लस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस ये सब करके अपॉन 10 किया तो यहाँ पे 12.21 आ गया। ऐसे ही लेफ्ट आउट में आपने सबका सम किया, अपॉन 10 किया, 11.94 आ गया। ऐसे राइट इन में आपने किया तो ये आ गया, लेफ्ट इन में किया तो ये आ गया। तो इस सबका यहाँ पे मैंने मीन भी निकाल दिया आपके लिए। अब हम क्या करते हैं, जब हमने ये रिजल्ट बना लिया तो हमें हमारा ये मेथड क्या था, मेथड ऑफ एवरेज एरर। ठीक है तो ये एवरेज की यूज करके हमें एरर्स को कैलकुलेट करना है और एरर्स के साथ में हमें एक जो हमारी भ्रम सीमा आएगी, इल्यूजन की जो लेवल आएगा उसको भी चेक करना है और उसके बेसिस पे हमें अपने रिजल्ट को कंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी, जो मैंने आपको बताया था पीएसई पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी कि कौन सा ऐसा लगभग पॉइंट है, कौन सा ऐसा औसत बिंदु है जहां पे हमारा सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिवली स्टैंडर्ड स्टिमुलस को के बराबर अपने जो कंपेरेबल स्टिमुलस है उसको समझ लेता है। ठीक है तो उसके इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, वो होता है मीन ऑफ राइट आउटवर्ड। जो भी आपने जितने भी आपने ट्रायल्स किए ना, इन सबके मीन का इन सब का मीन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला जो था वो राइट आउटवर्ड था, दूसरा लेफ्ट आउटवर्ड था, तीसरा राइट इनवर्ड था, चौथा लेफ्ट इनवर्ड था। इन सबके मीन का सम अपॉन 4, क्योंकि चार है, ये 4 ट्रायल्स हैं तो इसलिए 4/4 कर देंगे और सबका मीन हमने यहाँ पे निकाल रखा है। तो हम क्या करेंगे, 12.21 प्लस 11.94 प्लस 12.36 प्लस 12.4/4 ये करेंगे तो हमारा पीएसई निकल कर आ जाएगा। तो पीएसई की वैल्यू यहाँ पे आई है 12.22, यानी कि 14.9 सेंटीमीटर की जो लाइन थी उसको 12.22 सेंटीमीटर के लगभग का मतलब देखा था हमारा जो भी सब्जेक्ट था। ये तो रफ डेटा है उसके बेस पे। ठीक है तो पीएसई को कैलकुलेट किया। ठीक है पीएसई निकालने का फॉर्मूला आपने देख लिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेट किया। फिर हम निकालते हैं स्पेस एरर। तो स्पेस एरर जैसे आप नीचे देखिए थोड़ा सा, ये फोटो का जो नीचे वाला पोर्शन है, स्पेस एरर का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ राइट माइनस मीन ऑफ लेफ्ट अपॉन 2। स्पेस मतलब आपने कौन से स्पेस में अपने जो स्टैंडर्ड स्टिमुलस है उसको या आपके कंपेरेबल स्टिमुलस को रखा।
स्पेस आपने कभी लेफ्ट, स्पेस एरर को कम करने के लिए हमने क्या प्रोसीजर यूज किया, कभी लेफ्ट से दिया, कभी राइट से दिया, कभी लेफ्ट से दिया, कभी राइट से दिया, ठीक है। तो इससे हमारा स्पेस एरर कंट्रोल होता है। तो हम स्पेस एरर को निकालने के लिए राइट और लेफ्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है मीन ऑफ राइट माइनस मीन ऑफ लेफ्ट अपॉन 2। मीन ऑफ राइट आप कैसे निकालेंगे, दोनों राइट का मीन निकालेंगे, राइट आउट का भी, राइट इन का भी। तो ठीक है, राइट आउट का मीन और राइट इन का मीन आप कैसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप इन सारे जो आपके जो 10 ट्रायल्स इसके हैं, 10 ट्रायल्स इसके हैं, इनको सम करिए अपॉन 20 कर दीजिए, क्योंकि 10 और 10 20 हो गया। या फिर आप ये जो मीन थे इनके बेस पे भी निकाल सकते हो। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी ठीक ठाक है तो आप थोड़ा इजीली कैलकुलेट कर लोगे उसको, नहीं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप क्या करेंगे, मीन ऑफ सारे राइट, ठीक है, इनवर्ड राइट भी आउटवर्ड राइट भी, माइनस मीन ऑफ लेफ्ट सारे लेफ्ट, मीन ऑफ लेफ्ट आउट भी निकालेंगे, मीन ऑफ लेफ्ट इन उनका मीन निकालेंगे, अपॉन 2 कर देंगे। ठीक, जब आप स्पेस एरर निकालेंगे तो इसके बाद आप निकालते हैं सॉरी, मूवमेंट एरर। ठीक है, मूवमेंट एरर निकालने का फॉर्मूला भी वो फुल रिएफ इमेज मैं आपको दिखाती हूँ। मूवमेंट आपने क्या किया था, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपने एक बार इन्वर्ट किया, एक बार आउटवर्ट किया, एक बार इन्वर्ट किया, एक बार आउटवर्ट किया, ठीक है। तो इसलिए मूवमेंट एरर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या बन जाता है, मीन ऑफ इनकमिंग ट्रायल्स माइनस मीन ऑफ आउटगोइंग ट्रायल अपॉन 2। तो इनकमिंग में आपके कौन से आ जाएंगे, राइट इन लेफ्ट इन, दोनों का सम करके उनका मीन। फिर उसके बाद आउटवर्ड में आपके कौन से आ जाएंगे आउटवर्ड में आपके आ जाएंगे राइट आउटवर्ड और लेफ्ट आउटवर्ड, दोनों का सम करके अपॉन 2, मतलब उनका अपॉन करके आप मीन निकाल लीजिए। मीन ऑफ इनकमिंग माइनस मीन ऑफ आउटगोइंग अपॉन 2 करके आपका आ जाता है मूवमेंट एरर। एरर, ठीक है, मूवमेंट एरर भी आपका निकल गया। तो जब आपका मूवमेंट एरर भी निकल गया, फिर उसके बाद आप निकालते हैं कांस्टेंट एरर। ठीक है, कांस्टेंट एरर आप आपके पास वो अगर है तो आप फोन पे वो खोल लीजिए, पीडीएफ, पीडीएफ में आपको पूरा दिख जाएगा। पीडीएफ खोलिए आप लोग सब, पीडीएफ में मैं आपको बताती हूँ, उसमें आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वहां से आप देखेंगे उसको तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपका। स्पेस एरर दिया हुआ है, स्पेस एरर के बाद मोमेंट एरर दिया हुआ है आपका, फिर उसके बाद कांस्टेंट एरर दिया हुआ है। कांस्टेंट एरर यानी कि जो आपकी स्थायी त्रुटि होती है उसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पीएसई माइनस स्टैंडर्ड करते हैं। पीएसई आपने पहले निकाला था, जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें आपने पीएसई निकाल के रखा हुआ था हमने, तो आ रहा था 12.22। ठीक है, पीएसई हो गया माइनस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जो आपकी मानक रेखा है उसकी लंबाई। तो स्टैंडर्ड कितनी थी 14.9, तो पीएसई यानी कि 12.22 माइनस 14.9 करके आपका कांस्टेंट एरर निकल के आ जाता है। अब जो कांस्टेंट एरर होता है ना, इसी को भ्रम सीमा भी बोलते हैं। अब देखिए पीएसई अगर ज्यादा होगा और स्टैंडर्ड छोटा होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और पीएससी छोटा होगा, स्टैंडर्ड लाइन बड़ी होगी, तो आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। जब भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो हम बोलते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसने अंडर एस्टिमेशन किया है। ठीक है, उसने जो लाइन है उसको अंडर एस्टिमेट किया है। अगर उसने पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो हम बोलते हैं हमारे सब्जेक्ट ने ओवर एस्टिमेशन किया है। ठीक है, ओवर एस्टिमेशन किया है इस लाइन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट एरर। उसके बाद आप निकालते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज और फटीग इफेक्ट। जब आप बहुत सारे ट्रायल्स करवाते हैं तो थकान का और अभ्यास का भी प्रभाव आपके एक्सपेरिमेंट पे पड़ता है, तो उसका भी एरर हम यहाँ पे निकालते हैं। उसका एरर निकालने का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ फर्स्ट 5 ट्रायल माइनस मीन ऑफ लास्ट 5 ट्रायल्स अपॉन 2। आपने 40 ट्रायल कराए टोटल इसमें, ठीक है, फर्स्ट 5 ट्रायल का मीन आप निकाल लेंगे, जो वैल्यूज आ रही हैं अपॉन 5 करके, फिर लास्ट की 5 ट्रायल की वैल्यू अपॉन 5 करके उसका मीन निकाल लेंगे, और उन दोनों को माइनस और अपॉन 2 करके आपका निकल आएगा फटीग और एक्सरसाइज इफेक्ट। अगर आपका फटीग इफेक्ट जो आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है तो हम बोलते हैं कि आपका जो एक्सपेरिमेंट था इसमें अभ्यास का प्रभाव पड़ा है, मतलब प्रैक्टिस इफेक्ट पड़ा है। अगर आपका जो फटीग इफेक्ट है ये माइनस में आ रहा होता है तो हम कहते हैं आपके एक्सपेरिमेंट में थकान का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, नेगेटिव आना मतलब थकान का प्रभाव दिखता है, फटीग दिखता है, पॉजिटिव आना मतलब आपका अभ्यास का प्रभाव दिखता है, प्रैक्टिस का इफेक्ट दिखता है। तो इस तरीके से आपने सारे एरर्स निकाल लिए, और ये जो एरर्स हैं आपने एवरेज की यूज करके निकाले हैं, यानी मीन का यूज करके निकाले हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम था मेथड ऑफ एवरेज एरर। ठीक है, ये सारे जब चीजें आपने निकाल ली तो आपका एक फाइनल रिजल्ट टेबल बनेगा। जो आप लास्ट पीडीएफ, अगर आपने पीडीएफ खोली हुई है ना, तो पीडीएफ में आप लास्ट वाला एक पेज है उसको देखिए, इस लास्ट वाले पेज को देख रहे हैं आप लोग, पीडीएफ को देखिए तब समझ में आएगा, पीडीएफ समझ में आएगा। यस मैम। जिसमें आपका लिखा है पीएससी
पीएससी के साथ में आपका लिखा है कांस्टेंट एरर, फिर स्पेस एरर, फिर फटीग इफेक्ट। तो जितने भी आपने एरर निकाले उनको एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल में आप लिख देंगे। ओके, फिर जब आप उनको एक टेबल में लिख तो फिर आप उसके बाद डिस्कशन एंड कंक्लूजन लिखेंगे, और डिस्कशन एंड कंक्लूजन का भी मैंने आपका रफ जो है पूरा यहाँ पे दे दिया है आपको लिख के, उसमें आपको वैल्यूज वगैरह पुट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको डिस्कशन में लिखा हुआ है, देखिए जो कांस्टेंट एरर है उसको हम भ्रम सीमा बोल रहे हैं। अगर वो नेगेटिव में आ रही है तो हम बोल रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसने अंडर एस्टिमेट किया है, और अगर उसका पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं उसने ओवर एस्टिमेट किया है। तो इसको हम रिजल्ट को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि रिजल्ट आपको डिस्कस किया वो इस बेस पे किया है कि आपके एरर बहुत कम आए हैं, स्मॉल एरर आए हैं जिसको आप नेग्लिजिबल मानते हो, तो आप लिख देते हो कि जो उपयुक्त जो त्रुटियां हैं उनका मान न्यूनतम है और ये महत्वहीन है। ठीक है, महत्वहीन है यानी कि हम उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अतः प्रस्तुत विवेचन से हमें पता लगता है कि प्रयोज्य ने पंख रेखा को तीर रेखा की अपेक्षा यानी फेदर लाइन को एरो हेडेड लाइन की अपेक्षा बड़ा देखा, यानी कि उसने स्टैंडर्ड लाइन का अंडर एस्टिमेशन किया। और इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होती है, हमारी उपकल्पना सही सिद्ध होती है। मतलब हमने यही उपकल्पना बनाई थी कि फेदर हेडेड लाइन बड़ी दिखेगी एक्स कंपेयर टू एरो हेडेड लाइन, और वही हुआ हमारे एवरेज फॉर्म में हमने ये देखा। तो इसका मतलब हमारी उपकल्पना या हमारी हाइपोथेसिस सही सिद्ध होती है। तो इस तरीके से आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे।